हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले क्लास 14 पे हमने यूनेस्को बेस्ड साइट्स इन इंडिया पढ़े थे और आज का क्लास 15 रहने वाला है यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर भारत की उन जीती जागती विरासतों का जिन्हें यूनेस्को ने भी पहचाना है। हम बात कर रहे हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत पुराने थिएटर, रेगिस्तान में होने वाला एक अनोखे नागिन डांस और दुनिया के सबसे बड़े मेले में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ये सभी चीजें भारत की लिविंग हेरिटेज यानी हमारी जीवित विरासत का हिस्सा हैं। तो ये जीवित विरासत है क्या चीज? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये परंपराएं आखिर होती क्या हैं। देखिए, यूनेस्को इसे कहता है इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते। ये वो प्रथाएं हैं, वो कलाएं हैं, वो ज्ञान है जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। सीधी भाषा में कहें तो ये वो विरासत है जो इमारतों में नहीं बल्कि इंसानों में जिंदा रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की, मतलब वो कहानियां जो मंच पर जिंदा हो उठती हैं। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। ये दिखाती है कि भारत की विरासत में कितनी ज्यादा विविधता है। एक तरफ केरल का हजारों साल पुराना थिएटर कुटियाट्टम है, तो दूसरी तरफ पंजाब में पीतल तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक कला। मतलब हर नाम के पीछे सदियों की एक कहानी है। और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक ही राज्य है केरल, और वहीं से दो बिल्कुल अलग तरह की थिएटर कलाओं को ये पहचान मिली है। एक तरफ है कुटियाट्टम, जो दुनिया के सबसे पुराने संस्कृत थिएटर फॉर्म्स में से एक माना जाता है, और दूसरी तरफ है मुद्दियट्टू, जो सिर्फ एक नाटक नहीं है बल्कि ये तो एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें देवी काली और राक्षस दारिका के युद्ध को एक पूजा की तरह दिखाया जाता है। अब बात करते हैं छऊ डांस की, जो एक तरह से योद्धाओं की कला है। इसकी जड़ें 18वीं सदी के ओडिशा के एक आदिवासी नृत्य में हैं, और इसकी खासियत है इसके मार्शल आर्ट्स वाले मूवमेंट्स। जो डांसर होते हैं वो बड़े ही शानदार मुखौटे पहनते हैं और रामायण महाभारत की कहानियों को अपने डांस से जिंदा कर देते हैं। इसे 2010 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। और अब राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य। इसे कालबेलिया समुदाय की महिलाएं करती हैं, और कमाल की बात यह है कि उनकी ड्रेस और उनके डांस मूव्स दोनों एक सांप की चाल की नकल करते हैं। वाकई देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। अच्छा, तो परफॉर्मिंग आर्ट से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों की जहां लाखों करोड़ों लोग एक साथ जुटते हैं। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है कुंभ मेले का। इसका नाम कुंभ यानी घड़े से आया है, और ये वही अमृत का घड़ा है जिसकी कहानी हम सबने समुद्र मंथन में सुनी है। हाँ, कुंभ मेले का जो साइकिल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर इसे ऐसे समझ सकते हैं। हर साल प्रयागराज में होता है माघ मेला, फिर हर 6 साल पर अर्ध कुंभ, और हर 12 साल पर पूर्ण कुंभ, और फिर सोचिए 144 सालों में एक बार होता है महाकुंभ। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। और इसी की वजह से इसकी इसी विशालता और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए साल 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की इस लिस्ट में जगह मिली। और ऐसा ही एक और बहुत बड़ा उत्सव है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। ये 10 दिन का फेस्टिवल सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये कला, संस्कृति और लोगों के मिलने जुलने का एक शानदार मौका होता है। इसे साल 2021 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये सारी चीजें मिलकर बनती क्या हैं? ये सब मिलकर बनती हैं मानवता की एक साझा विरासत, जो हमारी डाइवर्सिटी को, हमारी विविधता को बचाकर रखती है। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये लिस्ट सिर्फ डांस और त्योहारों के बारे में नहीं है। इसमें योग जैसी चीजें भी हैं जिसे 2016 में शामिल किया गया। और तो और इसमें पारंपरिक क्राफ्ट्स भी हैं, जैसे पंजाब में ठठेरों का पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का सदियों पुराना हुनर। ये सब वो कलाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती हैं। और ये विरासत लगातार बढ़ रही है। देखिए, सफर 2008 में कुटियाट्टम और वैदिक मंत्रोच्चार से शुरू हुआ, फिर 2012 में लद्दाख का बौद्ध जाप इसमें जुड़ा, 2016 में योग को दुनिया भर में पहचान मिली, 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा शामिल हुई, और अभी हाल ही में 2023 में गुजरात का गरबा भी इस लिस्ट का हिस्सा बन गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि एक जिंदा लिस्ट है जो लगातार बढ़ रही है। पर एक सवाल मन में आता है
कि इन सब का फायदा क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये मान्यता सिर्फ एक अवार्ड या सम्मान नहीं है, ये इन परंपराओं के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये पक्का करता है कि ये कीमती ज्ञान और कला हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और साथ ही पूरी दुनिया भी इनके बारे में जाने। तो अंत में बस एक सवाल कि हमारे अपने आसपास, हमारे समुदायों में ऐसी कौन सी जीती जागती परंपराएं हैं जिन्हें बचाने और जिनका जश्न मनाने की जरूरत है? जरा सोचिएगा।